हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। और आप ये दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे कि जो आरबीआई है उसने निर्णय लिया है कि हमारी जो मौद्रिक नीति होगी वो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं यानी क्लाइमेट चेंज को देखते हुए होगी। और जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीका से हम अपनी जो मौद्रिक नीति है वो डिसाइड करेंगे। मौद्रिक नीति क्या है? भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई वो भारत के अन्य बैंकों को किस दर पर उधार देगा और जब वो जिस दर पर उधार देगा उसी उसको आगे वही बैंक लोगों तक किस दर पर पहुंचाएंगे। तो इसमें आपको समझ बढ़ानी है अपनी। अब जैसे ही आप भारतीय रिजर्व बैंक और जलवायु परिवर्तन आप इन्हें कनेक्ट करके देखें कि ऐसा क्या हो जाएगा। अगर आप ये समझ बना पा रहे हैं और उसके डेटा आप एकत्रित कर पा रहे हैं और वो डेटा और वो समझ अगर आपके पास है तो फिर आप एग्जाम में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, दो शब्द की हम यहाँ बात करेंगे। एक तो है केन्सवादी मॉडल यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स, उनका जो आर्थिक मॉडल है उसकी बात है। और एक शब्द इसमें और आगे आएगा, ठीक है, वो है ग्रीन टैक्सोनॉमी। अब जो ग्रीन टैक्सोनॉमी वर्ड है ना वो यूपीएससी में आ सकता है, इसे याद रखना। वो यूपीएससी में आ सकता है अब की बार, ठीक है। आप पूछ सकते हैं ये ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये दो शब्द बताएंगे। अब जो जो कीन्सवादी मॉडल है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स का जो आर्थिक मॉडल है वो बताते हैं कि अगर मांग में कमी आएगी तो इससे बेरोजगारी आएगी। अगर मांग में कमी आएगी तो इससे बेरोजगारी आएगी और अगर ये कमी और बढ़ जाती है तो इससे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आएगा। याद रखेंगे दोनों ये बात। तो कीन्स का जो मॉडल है वो कहता है कि बहुत ज्यादा डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। अगर आरबीआई अपनी बैंक दर बढ़ा देगा यानी कि रेट बढ़ा देगा, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर देगा, तो जो नीचे पैसे हैं वो उसी जो दर अगर वो बढ़ा देगा तो बैंक भी अपनी जो ब्याज दर है वो नीचे बढ़ा देंगे और मार्केट में जो पैसे का इनफ्लो है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी जो मांग और आपूर्ति जो है वो श्रृंखला बाधित हो जाएगी। आगे अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं समग्र अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो भोजन है, या आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है ना, वो हमारा कृषि है। तो समग्र अर्थव्यवस्था पर जलवायु के प्रभाव तो पड़ेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो हमारा कृषि है वो क्या है, वो मानसून आधारित एग्रीकल्चर हम करते हैं भारत में। तो भविष्य के नुकसान क्या है, मुद्रास्फीति का जोखिम और रणनीतिक चुनौतियां, ये हम देखने वाले हैं। तो भविष्य में क्या नुकसान होगा, जैसा कि हम बताया कि 2050 तक अगर हमने कोई भी स्टेप नहीं लिए तो 9% तक उत्पादन कम हो जाएगा। अब इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम कैसे होगा? तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या आएगी, यानी कि मांग और डिमांड, यानी कि मांग और सप्लाई, यानी कि मांग आपूर्ति जो श्रृंखला है वो बाधित होगी। और वही जो बात तो वो कह रहे हैं ना, जॉन मेनार्ड कीन्स का जो मॉडल है वो यही कहता है। क्लियर? तो पहला भविष्य में क्या जो जोखिम है वो है 2050 तक 9% का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। उसी तरीका से मुद्रास्फीति का जोखिम है, जैसा अभी हमने बताया कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो वो धीरे धीरे मांग कम होगी और मांग जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो वो इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि मुद्रास्फीति का जो हिस्टैरिसीस यानी कि पुनरावृत्ति जड़ पकड़ लेती है, तो यह मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को अनुच्छेदित कर सकता है और केंद्रीय बैंक को विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इसका मतलब होगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करनी होगी। अब क्योंकि जो एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास में वो है, अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो वो क्या करेगा, यानी कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक दर को बढ़ा देगा, यानी कि अब जो पैसे वो बैंकों को दे रहा है उसकी ब्याज दर को बढ़ा देगा। अब ये क्या है, एक प्रिकॉशनरी मेजर है, लेकिन ये समाधान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये देखो, ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी। अगर आप बैंक दर को बढ़ा देंगे, यानी कि जो बैंक को आप पैसे दे रहे हैं तो उसे अगर आप बढ़ा देंगे तो नीचे भी बैंक का जो ब्याज दर है वो बढ़ जाएगा, लोग कम उधार लेंगे और कम उधार लेंगे तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्ट अपने जो फर्म है, जो कंपनी वो बना रहे हैं वो उनमें कम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे लोगों को कम रोजगार मिलेगा और एक विशेष साइकिल वो बन जाएगी। इसी तरीका से रणनीतिक चुनौतियां, भारत को अपने 2070 तक, आप जानते हैं कि 2070 तक हमने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब अगर हमें इसे साकार करना है तो $17 ट्रिलियन
से अधिक की जो हमें आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ये आवश्यकता हमें पूर्ति करनी है तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो करे और हम ये जो 17 ट्रिलियन डॉलर है उसकी हम व्यवस्था कर पाए, और जो हमारा 2017 तक का नेट जीरो लक्ष्य का जो टारगेट हमने रखा हुआ है ये हम पूरा कर पाए। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संस्थाओं द्वारा जलवायु जोखिम प्रबंधन। अब भारत में जो संस्था है, संस्था का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आरबीआई है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो संस्था हैं वो क्या स्टेप ले सकती हैं ताकि हम इस जोखिम से बचें या कम से कम उसके प्रभाव हम पे आए। तो हरित वित्तीय रोड मैप, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम और सतत विकास पर चर्चा पत्र जारी किया गया था, और जिसमें हरित व्यवस्था में संक्रमण के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया था। उसी तरीका से हरित टैक्सोनॉमी का विकास, यही मैं आपको बता रहा था कि हरित टैक्सोनॉमी का विकास हमें करना पड़ेगा। और जब हम हरित टैक्सोनॉमी बोलते हैं तो इसे याद रखना आप, इससे प्रश्न अब की बार आ सकता है। और हरित टैक्सोनॉमी का मतलब है एक फ्रेमवर्क जो डिफाइन करता हो क्या, जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ए फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग व्हाट कैन बी कॉल्ड द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को किस तरीका से ला सकते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, ये कहलाता है हरित टैक्सोनॉमी। और हमें हरित टैक्सोनॉमी का विकास करना पड़ेगा। जैसे यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने पूरे यूरोजोन के लिए एक हरित टैक्सोनॉमी का मार्गदर्शन किया है, और भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इससे प्रेरित हो सकता है, यानी कि आप भी उसे कॉपी कर सकते हैं। सरकारी हरित बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जैसे कि 16,000 करोड़ रुपए के सरकारी हरित बॉन्ड जारी करना और विदेशी निवेशकों को उसमें क्या करना, निवेश की अनुमति देना। एक ये महत्वपूर्ण कदम था और ये सकारात्मक कदम उठाया गया। तो ये एक जो संस्थाओं के द्वारा जो प्रिकॉशन या कदम लिए जा सकते हैं वो ये है। हरित टैक्सोनॉमी का विकास, अभी जैसा हमने यहाँ पर बताया, उसे हम जैसा समग्र दृष्टिकोण, विकासशील देशों का अनुभव और भारत की विविधता को समायोजित करना, ये 3 बातों को हमें याद रखना पड़ेगा जब हम हरित टैक्सोनॉमी का विकास करेंगे। और हरित टैक्सोनॉमी मैंने अभी आपको बताया है कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल जो फ्रेमवर्क है उसका विकास करना। हरित टैक्सोनॉमी एक ऐसा ढांचा है जो कि आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता और क्रेडेंशियल्स और संभावित रैंकिंग का आकलन करता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। विकासशील देशों का अनुभव, याद रखना ये जो हरित टैक्सोनॉमी है 2024 में प्रीलिम्स में आ सकता है, अच्छी खासी संभावना है इस वर्ड की। विकासशील देशों का अनुभव, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक परतदार हरित टैक्सोनॉमी है जो कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। तो ये जिस तरीका से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने अपनी एक जो हरित टैक्सोनॉमी का विकास किया है लेयर्स के अंदर, उसी तरीका से हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और हम भी ऐसा कर सकते हैं। भारतीय विविधता को समायोजित करना, भारत की पारंपरिक और उभरती हुई विकास प्रथाओं को समायोजित करने के लिए लचीला और बहुस्तरीय हरित टैक्सोनॉमी की आवश्यकता है। वो कह रहा है कि भाई इस तरीका से विकास करें, आप ज्यादा हार्ड उस लाइन लेकर ना चलें। जब आप हरित टैक्सोनॉमी का विकास कर रहे हो तो हमें यह भी देखना है कि जो हमारे विविधता है उसका भी उसके अंदर इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका भी समायोजन उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको अनदेखा करके और हम हरित टैक्सोनॉमी का विकास करें। नेक्स्ट, हरित वित्त में चुनौतियां। अब वो कह रहा है कि इस अगर आप ग्रीन फाइनेंस जुटाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चुनौती आएगी, जैसे जलवायु संबंधी जोखिम का आकलन, प्रति विकास जोखिमों का कम करना, क्षेत्रीय अनुकूलन और प्रशासनिक समन्वय। ये आपको ये जोखिम है, ये चुनौती है, आप मान के चलें। जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन, जैसे आरबीआई को जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभावों का आकलन करना होगा। आप एस्टिमेट आप लगा लें और फिर उसके बाद ही, अगर आपके पास एस्टिमेट ही नहीं होगा तो फिर आप क्या इसका अंदर आप कर पाएंगे, है ना, आप वो स्टेप ले नहीं पाएंगे। उसी तरीके से क्षेत्रीय अनुकूलन, मतलब जो भी एरिया में आप ये लेकर के चल रहे हैं, मजबूत हरित टैक्सोनॉमी को भारत की विविधता और क्षेत्रीय विकास गतिविधियों के साथ में जोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि वो अलग थलग हो, बल्कि उसकी जो क्षेत्रीयता है ना, उसको उसकी जो पिक्चर है इसके अंदर झलकनी चाहिए जब आप ग्रीन फाइनेंस या फिर हरित टैक्सोनॉमी का हम विकास कर रहे हो। प्रति विकास जोखिम कम करना, यानी कि जो विकास को कम करते हो, ऐसे कुछ जोखिम है जो टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ते समय वित्तीय प्रणाली के संक्रमण जोखिमों को कम करते हो, ऐसे महत्वपूर्ण आपको ये करने पड़ेंगे। प्रशासनिक समन्वय आपको करना पड़ेगा जब आप उसके अंदर लेयर्स बनाएंगे हरित टैक्सोनॉमी को तैयार करने के लिए, तो प्रशासनिक परामर्श सहयोग की आवश्यकता होगी। आप एलिनेटेड होकर के ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
हरित वित्त में नवाचार, यानी कि जो आप चाहते हैं कि भाई हम इसे सस्टेनेबल लेकर के जाएं, तो फिर आपको R&D करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आपको काम करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कार्बन कैप्चर और पुनर्वर्गीकरण, इस तरीका से हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के हमें क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। हरित वित्त में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऊर्जा दक्षता यानी कि जिसे हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना होगा और हरित वित्त के लिए महत्व देना होगा। कार्बन कैप्चर, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नवाचार विकसित करने होंगे कि जो कार्बन कैप्चर की जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास कर सकें। और पुनर्वर्गीकृत और पुनर्निर्मित सामग्रियों का उपयोग करके उनका महत्व को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, हरित वित्त के लिए नए मार्ग। मौजूदा पहल हम क्या कर रहे हैं, सरकारी हरित बॉन्ड जारी करना, विदेशी निवेशकों को, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि 16,000 करोड़ के जो बॉन्ड जारी किए हैं उसमें विदेशी निवेशकों के लिए भी हमने द्वार खोल दिए हैं। और तुरंत कार्रवाई, लेकिन अब RBI और वित्त मंत्रालय को जलवायु जोखिम आकलन, हरित टैक्सोनॉमी के विकास पर तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य, इन पहलों से भारत 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। नेक्स्ट, हरित वित्त के लिए बाजार मार्ग, हरित बॉन्ड जो आप जारी कर सकते हैं, ग्रीन लोन, शेयर बाजार उत्पाद और हरित म्यूचुअल फंड, यानी कि इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हरित वित्त के लिए बाजार का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से RBI जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2 शब्द आए हैं उनको आप याद रखना। आप केनीजियन मॉडल को भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको ग्रीन टैक्सोनॉमी उसे याद रखना है, वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसकी 99% संभावना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।